हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी डायबिटिक्स और एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये ड्रग्स ब्लड में बढ़ी हुई ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं और इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले जल्दी से डायबिटीज़ मेलाइटस को समझते हैं। नाउ डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन एब्सेंट होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन की इफ़ेक्टिवनेस या फिर कहें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस प्रोग्रेस करती है और एडवांस स्टेज में पहुंचती है, इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब देखते हैं इंसुलिन क्यों ज़रूरी है। नाउ ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स में तभी ट्रांसपोर्ट होगा जब सही मात्रा में इंसुलिन हो और ठीक से काम कर रहा हो। तो इंसुलिन ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे जैसे ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है। ना इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज एडिपोज टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है। उसी तरह ग्लूकोज स्केलेटल मसल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होता और स्केलेटल मसल्स में भी ग्लूकोज का जो अपटेक है वो कम हो जाता है। और लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इन तीनों कारणों की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया रहे तो उससे डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन एब्सेंट है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरेपी से होता है, पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स से होता है। तो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये है एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। ये सारी ड्रग्स ओरली दी जाती हैं एक्सेप्ट GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट एंड एमिलिन एनालॉग्स। इन दोनों कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से एडमिनिस्टर किया जाता है। नाउ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे कि इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। सो these drugs enhance insulin secretion. Now these drugs are further classified as ATP sensitive potassium channel blockers, GLP-1 receptor agonist and DPP-4 inhibitors. Now sulfonylureas और maglitinide analogs क्लास की ड्रग्स पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। पहले बात करते हैं सल्फोनाइलयूरियाज की। नाउ सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज क्लिनिकली बेहतर हैं और इनको ट्रीटमेंट में प्रिफर किया जाता है। सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं और सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती हैं। नाउ हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा
ब्रेन सेल्स के लिए ग्लूकोज एसेंशियल है और ग्लूकोज की ब्लड में ज़्यादा कमी होने से डायबिटिक कोमा जैसी स्थिति भी हो सकती है। देन मैग्लेटाइट एनालॉग्स, ये ड्रग्स भी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, पर ये सल्फोनाइल यूरिया से अलग साइट पर एक्ट करती हैं। इन ड्रग्स से भी इंसुलिन सेक्रीशन बढ़ता है। इन ड्रग्स का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क सल्फोनाइल यूरिया के कंपैरिजन में इन ड्रग्स से कम होता है। इनके अलावा दूसरी क्लासेस जिनकी ड्रग्स इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती हैं वो हैं GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं, पर तभी बढ़ाती हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, और इसीलिए इन ड्रग्स का हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क नहीं होता। ये ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करती। नाउ सेकेंड कैटेगरी की ड्रग्स वो हैं जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करती हैं, जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ जाता है। इस कैटेगरी में दो क्लासेस आती हैं, बाइगुआनाइड्स और थायाजोलिडीन डायोन्स। ये ड्रग्स भी हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करती। बाइगुआनाइड्स की कैटेगरी में सिर्फ एक ड्रग आती है, दैट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, इन शॉर्ट AMPK को एक्टिवेट करती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन ऑल टाइप्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में सबसे पहले यूज करी जाने वाली ड्रग है। देन पायोग्लिटाजोन ड्रग थायाजोलिडीन डायोन है। ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर पर एक्ट करती है। इट इज़ अ सेलेक्टिव एगनिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, इन शॉर्ट PPAR गामा। पायोग्लिटाजोन को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में एज अ सेकेंड लाइन या फिर एज अ थर्ड लाइन थेरेपी यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड कैटेगरी की ड्रग्स मिसलिनियस ड्रग्स हैं। ना अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स वो ड्रग्स हैं जो एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक करती हैं। अल्फा ग्लूकोसिडेज ब्लॉक होने की वजह से ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते और इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती नहीं है। नेक्स्ट क्लास है अमाइलिन एनालॉग। इसमें ड्रग है प्रेमलिनटाइड। प्रेमलिनटाइड एक सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग है। अमाइलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। प्रेमलिनटाइड को खाना खाने से पहले इंसुलिन के साथ टाइप 1 और पुअरली कंट्रोल्ड एडवांस्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में सबक्यूटेनियसली इंसुलिन के साथ यूज़ किया जाता है। एक दूसरी क्लास है डोपामिन D2 एगनिस्ट। ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टन। ब्रोमोक्रिप्टन को भी दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। अनदर क्लास इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2, इन शॉर्ट SGLT2 इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स किडनी पर एक्ट करती हैं। ये ड्रग्स नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करती हैं और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज का ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ करी जाने वाली फर्स्ट चॉइस ड्रग है।
बाकी ड्रग्स का यूज़ एज एन ऑल्टरनेटिव या फिर एज अ सेकेंड लाइन थेरेपी किया जाता है। और इन ड्रग्स का यूज़ इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस की सीवियरिटी क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कितना सीवियर या फिर कितना एडवांस हो चुका है। अब हर क्लास की ब्रीफ में फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स की जो फर्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सल्फेनाइल यूरियाज। टॉलब्यूटामाइड फर्स्ट जनरेशन सल्फेनाइल यूरिया है। सेकेंड जनरेशन सल्फेनाइल यूरिया में आती हैं ड्रग्स नेमली ग्लेबेंक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिमीपराइड। सेकेंड जनरेशन सल्फेनाइल यूरियाज ज़्यादा असरदार हैं, क्लिनिकली सुपीरियर हैं और उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। अब समझते हैं सल्फेनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो लुक एट दिस फिगर, ये एक पैनक्रियाटिक बीटा सेल है। सल्फेनाइल यूरियाज सल्फेनाइल यूरिया रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जिससे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। अब पोटेशियम आयंस सेल से बाहर नहीं जा पाते और ये पोटेशियम आयंस सेल के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं जिससे सेल डीपोलराइज हो जाता है। कैल्शियम आयंस सेल के अंदर आने लगते हैं, एक्सोसाइटोसिस होती है और इंसुलिन बीटा सेल्स से रिलीज हो जाता है। इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ने से बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। नाउ सल्फेनाइल यूरियाज लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी इनहिबिट करते हैं जिससे लीवर में ग्लूकोज का सिंथेसिस कम होता है, लीवर से ग्लूकोज की जो रिलीज है वो भी कम हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स और कम हो जाते हैं। नाउ इंडिकेशंस, सल्फेनाइल यूरियाज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स, नाउ सल्फेनाइल यूरियाज लेने से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ती है। इंसुलिन की सिक्रीशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती, ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ है इसकी सिक्रीशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ब्लड में ग्लूकोज कम है या फिर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। अगर सल्फेनाइल यूरियाज लेने के बाद कोई मील स्किप कर दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए सल्फेनाइल यूरियाज का मेन एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया है जो कि सीवियर भी हो सकता है। इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ने से वजन भी बढ़ सकता है। सल्फेनाइल यूरिया ड्रग्स बहुत सी दूसरी ड्रग्स से इंटरैक्ट भी करती हैं। तो ये है ब्रीफ में सल्फेनाइल यूरियाज की फार्माकोलॉजी। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास है मेग्लेटिनाइड एनालॉग्स। रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड ड्रग्स इस क्लास में आती हैं। ये ड्रग्स भी इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं। इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर सल्फेनाइल यूरिया से अलग है पर इनके एक्शंस सल्फेनाइल यूरिया जैसे हैं। ये ड्रग्स भी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स पर बाइंड होती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं जिससे इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ती है। इनकी बाइंडिंग साइट सल्फेनाइल यूरियाज की बाइंडिंग साइट से अलग होती है। ये ड्रग्स भी इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा। अगर ड्रग लेने के बाद खाना स्किप कर दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब देखते हैं इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ सल्फेनाइल यूरियाज के विपरीत इन ड्रग का रैपिड ऑनसेट होता है यानी कि एक्शन फास्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होती है और इसीलिए ये ड्रग्स पोस्ट प्रैंडियल खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही यूज़फुल होती हैं। देन इंडिकेशंस, these drugs are used for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
and these drugs are used along with other anti-diabetic drugs to control postprandial rise in blood glucose. Then adverse effects, सल्फेनाइलयूरियाज की तरह इन ड्रग्स का भी हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क होता है. ये ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती हैं पर सल्फेनाइलयूरिया से कम होता है और ये ड्रग्स भी वजन बढ़ाती हैं. तो ये है ब्रीफ में मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स की फार्माकोलॉजी. नाउ नेक्स्ट क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं वो है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, इन शॉर्ट GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, और डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, इन शॉर्ट DPP-4 इनहिबिटर्स. नाउ पहले समझते हैं GLP-1 और DPP-4 क्या हैं. खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे ग्लूकोज रिलीज होते हैं. ये ग्लूकोज गट या फिर इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे GLP-1 सिक्रीट होता है. GLP-1 एक इंक्रेटिन है, एक इंटेस्टाइनल हार्मोन है जो कि GLP-1 रिसेप्टर से बाइंड करके अपने एक्शंस प्रोड्यूस करता है जिससे कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है. नाउ GLP-1 को जो एंजाइम इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स में ब्रेक करता है उसका नाम है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, इन शॉर्ट DPP-4. नाउ एक्जीनाटाइड, लीराग्लूटाइड ड्रग्स GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं जो कि सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती हैं. ये ड्रग्स DPP-4 रेजिस्टेंट होती हैं यानी कि DPP-4 इन ड्रग्स को ब्रेक नहीं कर पाता. इन ड्रग्स के इफेक्ट नेचुरली प्रोड्यूस्ड GLP-1 जैसे ही होते हैं. दूसरी और ड्रग्स जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन DPP-4 को इनहिबिट करती हैं जिससे GLP-1 का डिग्रेडेशन या फिर GLP-1 का टूटना बंद हो जाता है और इन ड्रग्स से GLP-1 का इफेक्ट और GLP-1 के एक्शंस बढ़ जाते हैं. तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के एक्शंस GLP-1 जैसे होते हैं और DPP-4 इनहिबिटर्स GLP-1 के एक्शंस को, GLP-1 के इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देते हैं. तो अब समझते हैं GLP-1 के क्या एक्शंस होते हैं और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स के क्या एक्शंस होते हैं. ये ड्रग्स टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कैसे कम करती हैं जिससे कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है. नाउ ये ड्रग्स पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती हैं जिससे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इन ड्रग्स के बारे में, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स इंसुलिन की सिक्रीशन तभी बढ़ाते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े हुए हों. इसलिए इन ड्रग्स से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता. दूसरा, ये ड्रग्स पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन का रिलीज कम करती हैं. ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम होने से लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता जिससे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ब्लड में भी ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाते हैं. इसके अलावा ये ड्रग्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के प्रोसेस को भी स्लो कर देती हैं जिससे स्टमक से इंटेस्टाइन में खाना देर से पहुंचता है और सटाइटी को बढ़ाती हैं. सटाइटी बढ़ने से थोड़ा खाना खाने के बाद ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है और इन दोनों कारणों की वजह से एपेटाइट कम होती है, भूख कम लगती है, ब्लड में ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब होता है और वजन भी कम होता है. तो इन 4 तरीकों से GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज की बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं जिससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है.
नाउ इंडिकेशंस, इन ड्रग्स को एज एन एड-ऑन थेरेपी दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट से नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, रिस्क ऑफ पैनक्रियाटाइटिस भी बढ़ सकता है। DPP-4 इनहिबिटर्स से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नेजोफेरेंजाइटिस, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ पैनक्रियाटाइटिस का जो रिस्क है वो भी बढ़ सकता है। तो ये है ब्रीफ में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स की फार्माकोलॉजी। नाउ फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं, उनके बाद आती है सेकेंड कैटेगरी की ड्रग्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, यानी कि इंसुलिन के इफ़ेक्ट्स को बढ़ाती हैं। इस कैटेगरी में पहली क्लास है बायग्वेनाइड्स की। इस क्लास में एक ड्रग आती है, वो है मेटफॉर्मिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट चॉइस एंटी डायबिटिक ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में जो ड्रग सबसे पहले यूज़ की जाती है वो है मेटफॉर्मिन। अब समझते हैं मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेटफॉर्मिन AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इन शॉर्ट AMPK को एक्टिवेट करता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। मेटफॉर्मिन सेल की माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन को इनहिबिट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन को ब्लॉक करता है, जिससे ATP का सिंथेसिस कम हो जाता है। ATP का सिंथेसिस कम होने से AMP-ATP रेशो बढ़ती है, जिससे AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है। नाउ AMPK लीवर, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल्स तीनों जगह अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, जिससे ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट जैसी सब्सटेंसेस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती और इससे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। दूसरी ओर लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट ना होने की वजह से लैक्टेट ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, जिससे ब्लड का pH कम हो जाता है और लैक्टिक एसिडोसिस जैसा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस कभी कभी ही होता है, बट ये मेटफॉर्मिन का एक रेयर बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है। AMPK एक्टिवेशन से एडिपोज टिश्यूज और स्केलेटल मसल्स में भी ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है और इस वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो मेटफॉर्मिन AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे ब्लड का अपटेक बढ़ता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। So metformin increases insulin sensitivity and decreases basal and postprandial blood glucose levels. अब देखते हैं adverse effects of metformin. Now metformin mainly gastrointestinal adverse effects produce करता है, जैसे कि डायरिया, nausea, vomiting, abdominal pain, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, ब्लोटिंग, पेट भरा भरा लगना। ना इन एडवर्स इफेक्ट से वेट लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस एक रेयर बट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है मेटफॉर्मिन का। उसके अलावा मेटफॉर्मिन अगर बहुत लंबे समय तक दिया जाए तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ये है ब्रीफ में मेटफॉर्मिन की फार्माकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है वो है थायाजोलिडीन डायोन।
इस क्लास में जो ड्रग आती है वो है पायोग्लिटाजोन। पहले समझते हैं पायोग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पायोग्लिटाजोन न्यूक्लियर रिसेप्टर पर एक्ट करती है, यानी कि वो रिसेप्टर्स जो कि न्यूक्लियस पर स्थित रहते हैं। नाउ पायोग्लिटाजोन इज अ सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ न्यूक्लियर peroxisome proliferator activated receptor gamma, in short PPAR gamma। पायोग्लिटाजोन इन न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करती है और उनको एक्टिवेट करती है, जिससे उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ता है जो कि ग्लूकोज और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, और इस वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन का जो इफेक्ट होता है वो बढ़ता है। पायोग्लिटाजोन कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस बढ़ाता है, जैसे कि GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, लाइपोप्रोटीन लाइपेस, देन FATP फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। सो लुक एट दिस फिगर, ये एक फैट सेल है, यानी कि ये एक एडिपोसाइट है। नाउ GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये प्रोटीन्स फैट सेल्स और स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। एडिपोसाइट्स में ये ग्लूकोज ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देन लाइपोप्रोटीन लाइपेस ब्लड के जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, जिससे कि फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। नाउ फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन FATP इन फैटी एसिड्स को फैट सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से कंबाइन होते हैं, जिससे ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं और फैट सेल्स में ये ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, सेल्स में ग्लूकोज की अपटेक बढ़ती है, एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स की स्टोरेज बढ़ती है, और इस तरह इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा पायोग्लिटाजोन लीवर में हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को कम करता है, जिससे लीवर में ग्लूकोज का सिंथेसिस कम होता है और ब्लड में भी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। पायोग्लिटाजोन PPAR अल्फा रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है और ब्लड में HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। देन इंडिकेशन, पायोग्लिटाजोन इज यूज्ड एज अ सेकेंड और थर्ड लाइन थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन किडनीज के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ती है, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने से एडिमा या सूजन हो सकती है। नाउ बॉडी में एक तरफ पानी की मात्रा बढ़ती है और दूसरी तरफ एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस बढ़ता है। इन दोनों कारणों की वजह से बॉडी वेट भी बढ़ता है। पायोग्लिटाजोन हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है। इसके अलावा एडिमा, स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन होने की वजह से ये ड्रग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ाती है। तो ये है ब्रीफ में फार्माकोलॉजी ऑफ पायोग्लिटाजोन। नाउ ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती हैं और वो ड्रग्स जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं को स्टडी करने के बाद अब मिसलिनियस ड्रग्स को स्टडी करते हैं। पहली क्लास ऑफ मिसलिनियस ड्रग्स है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। ड्रग्स हैं अकारबोस, मिग्लिटॉल, वॉग्लीबॉस। अकारबोस यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ होने वाली ड्रग है। तो पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ अकारबोस। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसा कि नाम से ही
पता चल रहा है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स वो ड्रग्स हैं जो कि एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक करती हैं। सो लुक एट दिस फिगर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जूम्ड व्यू है। ये है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से पास होकर आता है। ये है इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स जिनको एंटेरोसाइट्स कहते हैं। ना अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम एंटेरोसाइट्स के ब्रश बॉर्डर्स पर लोकेटेड होते हैं। Now look at this schematic diagram. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च जो हमारी डाइट में होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। इन पॉलीसैकेराइड्स को अल्फा अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, इनको तोड़ता है, जिससे ये पॉलीसैकेराइड्स स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो अब आप इस फिगर को देखो, ये है एक ओलिगोसैकेराइड जो कि 4 शुगर मॉलिक्यूल्स का बना है। ना एंजाइम ग्लूकोसिडेज इस ओलिगोसैकेराइड को डाइजेस्ट करता है, इसको तोड़ता है, जिससे ये ओलिगोसैकेराइड ग्लूकोज को रिलीज करता है। ग्लूकोज ल्यूमेन से एंटेरोसाइट में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह खाना खाने के बाद पोस्ट प्रैंडियली ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये है ग्रीन कलर में अकार्बोज। अकार्बोज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। अकार्बोज अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि ये अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम इस ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक नहीं कर पाता। ये ओलिगोसैकेराइड जब टूटता नहीं है तो ग्लूकोज भी रिलीज नहीं होता। ब्लड में ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है और खाना खाने के बाद भी ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बढ़ते नहीं हैं। सो अकार्बोज अल्फा अमाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, साथ ही साथ ये अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। तो अकार्बोज ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ने नहीं देता और इसीलिए अकार्बोज को एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं। अकार्बोज इज यूज्ड as a supplementary drug along with other anti-diabetic drugs in the management of type 2 diabetes mellitus. अब देखते हैं adverse effects of अकार्बोज। अकार्बोज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं होने देता, कार्बोहाइड्रेट्स को टूटने नहीं देता। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कोलोन में फर्मेंट होते हैं, जिससे कोलोन में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इसकी वजह से देखे जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे कि फ्लैचुलेंस यानी कि गैस का पास होना, ब्लोटिंग यानी कि पेट भरा भरा फील होना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। इसके अलावा कार्बोज लिवर के ट्रांसअमाइनेसेस को भी बढ़ाता है। तो ये है ब्रीफ में फार्माकोलॉजी ऑफ अकार्बोज। Now next class of orally administered miscellaneous drugs is sodium glucose co-transport 2, in short SGLT2 inhibitors. इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं डेपाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन, अर्टोग्लिफ्लोजन। अब समझते हैं इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स किडनीज के नेफ्रॉन पर एक्ट करती हैं। सो लुक एट दिस फिगर, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के इस पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है और फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन के ल्यूमेन में पास होता है। फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज होता है उसका लगभग 90% ग्लूकोज फिल्ट्रेट से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के इन एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ से ये ग्लूकोज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में
रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो नाउ लुक एट दिस फिगर। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जूम्ड व्यू है। ये है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ये है इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स, और ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जिसमें कि ब्लड प्रेजेंट है। नाउ एपिथेलियल सेल्स के ब्रश बॉर्डर्स पर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 स्थित रहता है। नाउ SGLT2 फिल्ट्रेट से इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और यहाँ से GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ SGLT2 इनहिबिटर्स इस सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फिल्ट्रेट का ग्लूकोज ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब जो ये ग्लूकोज है ये ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाता, ये ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोज यूरिया। तो ग्लूकोज यूरिया यानी कि ये ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ना ग्लूकोज के यूरिन में एक्सक्रीट होने की वजह से फ्लूइड्स का एक्सक्रीशन बढ़ता है और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसको कहते हैं पॉलीयूरिया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स। नाउ अब देखते हैं इंडिकेशन। These drugs are administered orally as an adjuvant therapy, यानी कि इन ड्रग्स को दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बढ़ने से, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होने की वजह से यूरिनरी और जेनिटल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। डायूरेसिस यानी कि यूरिन की वॉल्यूम बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन हो सकता है। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा ये ड्रग्स डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी कर सकती हैं। तो ये है ब्रीफ में फार्माकोलॉजी ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स। नाउ मिसलेनियस ड्रग्स की लास्ट ड्रग जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमिलिन एनालॉग। इस क्लास में जो ड्रग आती है वो है प्रैमलिनटाइड। प्रैमलिनटाइड एक सिंथेटिक एमिलिन एनालॉग है जिसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से एडमिनिस्टर किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एमिलिन एक हार्मोन है जो कि इंसुलिन के साथ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से रिलीज होता है। इंसुलिन और एमिलिन दोनों टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में एब्सेंट होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की शुरुआत में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पर जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है, एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन और एमिलिन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पहले समझते हैं प्रैमलिनटाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रैमलिनटाइड का एक्शन बिल्कुल नेचुरली प्रोड्यूस्ड एमिलिन के एक्शन जैसा होता है। प्रैमलिनटाइड पैनक्रियास पर एक्ट करता है और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम कर देता है। ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम होने से लीवर में जो ग्लाइकोजन्स होते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक नहीं होते और इस वजह से लीवर से ग्लूकोज का जो रिलीज है वो कम हो जाता है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स भी कम होते हैं। सेकेंडली, प्रैमलिनटाइड ब्रेन पर एक्ट करता है। प्रैमलिनटाइड सटाइटी को प्रमोट करता है, जिससे कम खाना खाने पर ही फुलनेस की फीलिंग आ जाती है। दूसरा, प्रैमलिनटाइड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है,
जिसकी वजह से स्टमक के जो फूड कंटेंट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में देर से पहुंचते हैं, और इन दोनों कारणों की वजह से एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है, फूड की इंटेक भी कम होती है, और इससे ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ वेट लॉस भी होता है। तो इस तरह प्रामलिनटाइड पैनक्रियाज और ब्रेन पर एक्ट करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम होते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है। अब समझते हैं इंडिकेशन ऑफ प्रामलिनटाइड। प्रामलिनटाइड को एज एन एडजुवेंट या फिर कहें एज एन एडिशनल ड्रग मील टाइम इंसुलिन इंजेक्शन के साथ दिया जाता है। इंसुलिन के साथ देने पर प्रामलिनटाइड टाइप 1 और पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाना खाने के बाद ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, जिससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है। तो प्रामलिनटाइड को इंसुलिन के साथ दिया जाता है। अब देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। नाउ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होने की वजह से ये ड्रग नॉजिया प्रोड्यूस कर सकती है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकती है और एनोरेक्सिया प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि भूख ना लगना। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। सो ये है ब्रीफ में फार्माकोलॉजी ऑफ प्रामलिनटाइड। नाउ इस वीडियो में हमने लगभग सभी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को ब्रीफ में स्टडी कर लिया है। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान इन एंटी डायबिटिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रामलिनटाइड के अलावा किसी और ड्रग को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ नहीं करना है। मेटफॉर्मिन ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस में फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स या फिर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की सिवियरिटी पर डिपेंड करती है। तो ये है ब्रीफ में एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। इन ड्रग्स का यूज़ या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।